तो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं आज आपसे एग्रीकल्चर में एनिमल के टॉपिक पर। जी, तो आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, काफी बार पेपर में आ चुका है। हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आपसे, ठीक है, उभय उपयोगी गौ पशु या द्विकाजी नस्ल, या जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डुअल पर्पस कैटल। जी हाँ स्टूडेंट्स, डुअल पर्पस कैटल, जिनके दोहरे काज होते हैं, दो कामों के लिए इन्हें जाना जाता है। डुअल पर्पस है, द्विकाजी है, मतलब दो काम के लिए। एक तो ये दूध भी देंगे और इनके जो, ठीक है, बच्चे होंगे उन्हें क्या किया जाएगा, खेतों में कृषि योग्य उपयोग किया जाएगा। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया। तो ये डुअल पर्पस है, क्योंकि हमारे यहां इंडिया में मांस नहीं बेचा जाता है, नहीं तो फिर वो क्या हो जाते हैं, हमारे डुअल पर्पस की कैटेगरी में हम लोग क्या करते, पशु को कृषि योग्य ना लेकर मांस के लिए उपयोग करते। लेकिन गाय के मांस को हमारे यहां पर यूज नहीं किया जाता है, इसलिए क्या होगा स्टूडेंट्स, एक हो जाएगा हमारा द्विकाजी का मतलब हो जाएगा एक, जिसे हम लोग क्या करेंगे, मिल्क के, ठीक है, पर्पस से यूज करेंगे। दूसरा हो जाएगा हमारा किसके लिए, बोल सर खेती के लिए। दूसरा किसके लिए हो जाएगा, श्रम के लिए, खेती के लिए, जैसे हम लोग बोल सकते हैं श्रम के लिए। मतलब क्या करेंगे इसे हम लोग, सर इसका यूज हम करेंगे फील्ड में, ठीक है, फील्ड में इसका यूज किया जाएगा, कृषि क्षेत्र में इसका यूज किया जाएगा, एग्रीकल्चर फील्ड में। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी वेराइटियां हैं जिनके द्विकाजी उपयोग माने जाते हैं। तो पहले नंबर पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो लगातार पेपर में हमसे पूछी जाती है, बहुत ही आईएमपी टॉपिक में से एक टॉपिक है, जिसका नाम है स्टूडेंट्स हमारा थार पारकर। नाम सुना ही होगा आप लोगों ने थार पारकर का। बोले यस सर बिल्कुल सुना हुआ है। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा जाता है कि भैया जो थार पारकर है ये इंडिया में कहां पाई जाती, क्योंकि इंडियन वैरायटी है। ये जो वैरायटी आपको बताई गई है, ये कौन सी वैरायटी है, इंडियन वैरायटी है। जी, थार पारकर का जन्म कहां हुआ है आप मैसेज कर सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भैया इनका ओरिजिन जो प्लेस है वो कौन सा है। कंट्री तो इंडिया ही है, ओरिजिन प्लेस आपसे पूछा जाएगा। उत्पत्ति स्थान, थार पारकर की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई है, जी मैसेज कीजिएगा। क्या इसकी उत्पत्ति जो है वो छत्तीसगढ़ में हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है, कर्नाटक में हुई है, दिल्ली में हुई है, हरियाणा में हुई है, गुजरात में हुई है, पाकिस्तान में हुई है, चाइना में हुई है, बांग्लादेश में हुई है, कहां, कहीं ना कहीं तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती होगी। क्या ये इंडिया की है, क्या ये विदेश की है, कहां की है, जी पाकिस्तान की है। ओके चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये जो वैरायटी है ना ये पाकिस्तान की है। जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान, जब हम भाई भाई थे, साथ में रहा करते थे, जब पूरा इंडिया एक ही था, उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बने थे इंडिया से अलग होकर, तो उस समय जो उत्पत्ति स्थान है वो कहां का है, इंडिया का है। लेकिन वो कहां चला गया हमारा, सर वो चला गया है पाकिस्तान में। तो ये जो वैरायटी है हमारी ये कहां की है, तो थार पारकर जो है ये कहां की है, वो सर ये पाकिस्तान की नस्ल है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भैया, पाकिस्तान की नस्ल मानी जाती थार पारकर को। और इंडिया का यदि हिस्सा माना जाए तो इंडिया का कौन सा हिस्सा है, यदि आपको पाकिस्तान ना मिले तो इंडिया के कौन से हिस्से में, कौन सा हिस्सा भी है इंडिया का जहां पर ये देखने को मिल जाएगी आपसे। तो स्टूडेंट्स हमारी एक जो बॉर्डर है वो राजस्थान से टच होती है, ठीक है, पाकिस्तान से लगा लगा हुआ हमारा क्या है, राजस्थान वाला जिला राज्य है। तो ये राजस्थान जो है वहां से सटा हुआ जो भाग है पाकिस्तान का, उस पाकिस्तान में और इंडिया का राजस्थान वाले भाग में आपको थार पारकर नस्ल जो है वो दिखाई देगी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, क्लियर है। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि जो थार पारकर है इसका रंग कैसा होता है, थार पारकर का यदि आपसे पेपर में यदि क्या पूछा जाए, रंग पूछ लिया जाए, तो जी बताइएगा स्टूडेंट्स थार पारकर के बारे में, इसका रंग कैसा होता है। कुछ खास बात तो इसमें होगी ही होगी। जी, इसे दुधारू नस्ल के रूप में भी जाना जाता है और इसका काफी वजन भी होता है। तो ये डुअल पर्पस वैरायटी में आती है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन बनेगा आपका कि जो थार पारकर होती है इसका रंग कैसा होता है। पहली बात तो आपने थार पारकर देखा होगा, और कुछ लोग होंगे जिसने थार पारकर को देखा ही नहीं है आज तक। तो आइए सबसे पहले आपको थार पारकर दिखा देते हैं। थार पारकर जो काऊ है
वो कैसी होती है? तो इसका जो रंग है स्टूडेंट्स वो होता है प्योर व्हाइट। कैसी होती है? प्योर व्हाइट होती है। यदि आपने इसको देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूं कैसी होती है। वो सर प्योर व्हाइट में आपको नजर आएगी। चलिए, कुछ इस तरीके से प्योर व्हाइट में आप लोगों को नजर आती है, प्योर व्हाइट होती है। बोले यस सर, प्योर क्या होती है? व्हाइट कलर में होती है। इसलिए इसका एक और नाम है, ठीक है, थार पार्कर जो है इसका क्या है? एक निक नेम भी है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। इसका अदर नाम भी होता है, अन्य नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट से? कुछ लोग इसको कच्छी कहते हैं क्या? कच्छी, कुछ लोग इसको कच्छी के नाम से जानते हैं। जी बताइएगा, क्या इसे कच्छी के नाम से जाना जाता है थार पार्कर को? यदि पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए थार पार्कर, जी, थार पार्कर के अन्य नाम, किसे और किन नामों से जाना जाता है? अदर नेम पेपर में पूछे जा चुके हैं कई बार। थार पार्कर का जो है वो अन्य नाम क्या होगा? यदि आपसे पेपर में यदि क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखेंगे आप इसका करेक्ट आंसर? तो बोले सर इसे थारी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? थारी। इसे थारी के नाम से भी जाना जाता है। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। ये जो हमारी रेड सिंधी होती है, रेड सिंधी मतलब क्या होता है? जो लाल रंग की होती है, वैसे ही क्या है पूरी व्हाइट रंग की, तो इसे क्या कहा जाता है? व्हाइट सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे पेपर में यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? एक और बन जाएगा हमारा व्हाइट सिंधी। याद रखिएगा, रेड सिंधी अलग है और ये हमारा क्या है? व्हाइट सिंधी है, सफेद सिंधी के नाम से इसे जाना जाता है। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। और किस नाम से जाना जाता है इसे? तो स्टूडेंट्स इसको जाना जाता है कच्छी के नाम से। कच्छी, जी हाँ, ये कच्छ के रण में पाई जाती है इसलिए इसका नाम कच्छी है। कच्छ का रण कहाँ है? वो सर कच्छ का जो रण है वो कहाँ है? गुजरात में है क्या कच्छ का रण? बोले यस सर, राजस्थान जो है और गुजरात जो है वो आपस में लगे लगे हैं। कच्छ का जो रण है वो कहां पर है? वो सर गुजरात में है। तो गुजरात वाला जो हिस्सा है हमारा, लगा लगा हुआ हिस्सा किससे? राजस्थान से। यदि आपसे मैं बात करूं कि भैया जो गुजरात की जो सीमा है वो कौन से राज्य से जुड़ी हुई है? इंडिया मैप आपने कभी देखा होगा तो उसमें आपने कभी डिटेल में यदि गए होंगे, क्योंकि इंडिया मैप पढ़ना पड़ता है। तो वो सर जो हमारा गुजरात है, गुजरात के जस्ट ऊपर में राजस्थान है। यदि आप मैप पर यदि गए होंगे ऐसे, मैं थोड़ा सा आपको मैप की यदि बता दूं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस तरीके से जो मैप देखा होगा तो यहां अपना क्या है? इस वाले हिस्से में कौन है सर? यहां पर हमारा क्या है? वो सर हमारा यहां पर राजस्थान है। हमारा यहां पर क्या है? राजस्थान है। और ये वाला जो हिस्सा आपको नजर आएगा, ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से में क्या है सर? हमारा यहां पर गुजरात है। क्या है हमारा? बोले सर यहां पर हमारा गुजरात है। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो राजस्थान ऊपर है, गुजरात नीचे, और यहां से क्या लगा हुआ है? तो सर इस वाले पूरे हिस्से पर हमें क्या देखने को मिल जाएगा सर? यहां पर पूरा का पूरा कौन है हमारा? बोले सर पाकिस्तान है। पूरा का पूरा कौन है यहां पर? बोले सर पाकिस्तान है। तो बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। तो राजस्थान ऊपर है, गुजरात नीचे, पाकिस्तान यहां पर है। यहां पर बीच में बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यहां पर यदि चलेंगे तो बोल सर यहां पर हो जाएगा हमारा क्या? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? महाराष्ट्र हो जाएगा। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो यहां वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये वाले हिस्से पर क्या होती है स्टूडेंट्स हमारी? हमें थार पार कर नजर आती है, जो पाकिस्तान के भी हिस्से में है, राजस्थान के भी हिस्से में है और गुजरात के भी हिस्से में आपको देखने को मिल जाएगी। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो यहां से भी बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स सबसे बढ़िया क्वेश्चन यहां से क्या पूछ लिया जाता है कि जो थार पारकर होती है इसमें बसा की कितनी मात्रा होती है? बसा, क्योंकि इसका दूध होता है। बोले यस, बिल्कुल दूध होता है। इसके दूध में बसा की मात्रा कितनी होगी? दूध इसका गाढ़ा है, पतला है, उस हिसाब से आपको फैट के परसेंटेज पूछे जाते हैं कि इसके दूध में जो है वो बसा की मात्रा कितने परसेंट आपको नजर आ जाएगी। जी मैसेज कीजिएगा, क्या हो सकता है यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो। जी, एक ने कहा 13% फैट पाया जाता है, भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे जल्दी से जल्दी। 13% बोलने वालों को, जी जी 13% पाई जाती है बोले, बहुत बढ़िया। 7% पाई जाती। 7% तो भैंस के दूध में भी मुश्किल से देखने को मिलता है।
अच्छी नस्ल की भैंस में भी 7% नहीं पाया जाता वसा। बसा पूछ रहे हैं, फैट, गाढ़ापन। थोड़ा सोच समझ के बताया करो, लगना चाहिए कि हम एग्रीकल्चर के बच्चे हैं। जी, क्या होगा? चलिए, तो स्टूडेंट्स, थार पार्कर में मात्र और मात्र लगभग 5% के आसपास में, कितने परसेंट के आसपास में? 5% के आसपास में क्या होता है? बसा की मात्रा पाई जाती है। बसा का मतलब होता है दूध में जो गाढ़ापन पाया जाता है, उसकी चर्चा यहां पर होती है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। अब रंग कैसा होता है इसका? तो सर रंग होता है व्हाइट, ये तो हमने देख ही लिया है। किसका माथा या किसकी सींग जो है वो बीना के आकार की होती है? पेपर में पूछा गया है किसकी सींग जो है वो बीना के आकार की होती है। जी, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। किस गाय की सींग बीना के आकार की होती है? वो सरस्वती जी के पास में जो वीणा है ना, वैसी। किसकी सींग होती बीना के आकार की? सर थार पारकर की जो सींग होती है वो होती है बीना के आकार की। यदि आपने कभी गौर किया हो, हालांकि आप लोग गौर कभी नहीं करते हैं, फिर भी यदि आपने गौर किया हो तो जो सींग होती है उसकी क्या होती है? बीना के आकार की होती है। बोले यस सर, ठीक है भैया, बनेगा हमसे यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए। बोले यस सर, ठीक है। अब ठीक है, बीना को क्या कहा जाता है? यदि पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया जो बीना है उसे क्या कहा जाता है, बीना ही कहा जाता है क्या, कि और किस नाम से जाना जाता है उसे? बोले सर उसे नॉर्मली तो क्या कहते हैं हम लोग? वीणा ही कहते हैं। और आपसे पेपर में यही पूछा जाता है कि भैया कौन सा जो यंत्र है वो आपका वीणा के आकार का दिखाई देता है। ठीक है, तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब वीणा के आकार की जैसी इसकी सींग वाला भाग है, जरा आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। एक बार आप डायग्राम देखिएगा और मुझे बताइएगा क्या वास्तव में इसकी जो सींग है वो आपको बीना के जैसे नजर आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, इसकी सींग देखकर आप पहचान करके बताइएगा। मैं आपको, ठीक है, इसकी सींग दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, एक गाय है, ठीक है, उस गाय की हालांकि सींग आपको अभी नहीं मिल रही, लेकिन उसका जो माथा है, माथा देख के आपको समझ में जाएगा कि ये वीणा की आकार की हो सकती है या नहीं हो सकती। इसकी यदि सींग निकाल दो तो क्या बीना ऐसा ही बनता है क्या? देखो, उसका जो सींग है वो पूरा का पूरा उसका बेस के जैसे नजर आ रहा है। बीना का जो बीच का बेस होता है क्या उसके जैसे है? देखो, बोले यस सर, बिल्कुल उसी के जैसे नजर आ रहा है। आ रहा है क्या? बोले यस सर, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि यदि आप यहां पर यदि वीणा को देखोगे तो वीणा आपको वैसे ही दिखाई देगी। चलो मैं आपको वीणा दिखा देता हूं। चलिए, वीणा भी आपने देखा ही होगा। बोले यस सर, बिल्कुल देखा है। तो उसका जो बेस होता है वीणा का जो, ठीक है, भाग होता है वो लगभग आपको उसी के जैसे नजर आ जाएगा। बोले यस, बिल्कुल। आइए जरा उसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वो वीणा जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। और इस वीणा का जो बीज वाला भाग है वो लगभग आपको उसी के जैसे नजर आता होगा जैसे क्या है उसका माथा आपको दिखाई दिया था जहां से सींग निकलते हैं। तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ये पेपर में नहीं आया होगा। क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि किस गाय की सींग जो है वो बीना की जैसे दिखाई देती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड्स, पेपर में यह भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक दुग्ध अवस्था में, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि भैया प्रति ब्यात की यदि हम बात करें, कितना दूध देती है ये? जी, यदि हम प्रति ब्यात की बात करें तो ये प्रति ब्यात में कितना दूध देती होंगे? फ्रेंड्स मैसेज कर सकते हैं आप यदि आपको पता है तो, जी बताइएगा। एक ब्यात में कितना दूध देती हैं ये? जी, क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, एक ब्यात में ये कितना दूध देती होंगी? 2000 लीटर। मैंने आपको पहले ही बताया हूं कि जो गाय ये है दूध तो देती है, लेकिन मेन किस लिए पाला जाता है इसको? इसके बछड़ों को कृषि योग्य बनाने के लिए पाला जाता है। ठीक है, तो दूध ऑलरेडी क्या हो जाएगा इनका? वो सर कम हो जाएगा। दूध ऑलरेडी क्या हो जाएगा इनका? कम हो जाएगा। तो इतना ज्यादा दूध तो हो ही नहीं सकता जितना आप बता रहे हो।
2,500 3,000 लीटर प्रति ब्यात? हो ही नहीं सकता। जो इनका लैक्टेशन पीरियड होगा, ठीक है, उस लैक्टेशन पीरियड में इतना दूध तो ये दे ही नहीं सकती। चलिए, जो लैक्टेशन पीरियड इनका होता है भैया, लैक्टेशन पीरियड में जो है वो कितना दूध देती हैं प्रति ब्याज, ठीक है, हाउ मेनी मिल्क प्रोड्यूस इन वन लैक्टेशन पीरियड, एक लैक्टेशन पीरियड में कितना दूध देती हैं? जी बताइए। तो सर लगभग लगभग जो है वो 1400-1500 लीटर ये क्या करती हैं, दूध देती हैं। तो बोले यस बिल्कुल सर, ठीक है, क्लियर है, बनेगा हमसे यदि पेपर में यदि पूछा जाता है तो। चलिए, अब एक और क्वेश्चन इसमें ये पूछ लिया जाता है कि बताइए गाय की एज लगभग कितनी होती है। यदि आपसे काऊ की यदि एज पूछ लिया जाए कि भैया इसकी एज जो है वो लगभग कितनी होती है, जी यदि आपको ये भी पता है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि सर हाँ गाय की एज हमें पता है। जी 15 से 18 वर्ष जो है वो गाय की क्या होती है, एक एज मानी जाती है जी। और कोई भाई पेपर में भी बताना चाहे कि पेपर में दिया आ गया कि काऊ की जो एज है वो बेसिक कितनी होती है, 10 to 12 ईयर आप लोग कह रहे हैं जी। और कोई भाई गाय की जो एज है वो लगभग कितनी होती होगी? गलत आंसर है भैया, 10 से 12 तो नहीं हो सकता, 10 से 12 नहीं होगा जी। और सोच के बताइए कितना हो सकता है? 15 से 18, ओके 15-18 जी। और कोई 15-18 के साथ जाने वाला? 15-18 होती है क्या गाय की एज? 18 वर्ष के आसपास में लॉक लगा दिया जाए। चलिए बिल्कुल सही सर। तो बोले सर जो गाय की जो एज होती है, गाय की जो आयु होती है वो लगभग 18 वर्ष के आसपास जो आप कह रहे हैं वो एक करेक्ट आंसर है। 18 वर्ष के आसपास, उसमें 15 भी इंक्लूड कर सकते हो आप लोग और थोड़ा बहुत एक दो जो है वो आगे भी जा सकते हो। तो 18 वर्ष जो है वो बीच का हम लोग यहां पर ले लेते हैं भैया। 18 वर्ष के आसपास में क्या हो जाती है, गाय की एक एज मानी जाती है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो बन जाएगा। चलिए, थार पारकर तो आप समझ गए कि भैया थार पारकर जो है वो कहां की है। बोल सर ये पाकिस्तान के हिस्से, राजस्थान के हिस्से की प्रजाति है। इसके बाद में आ जाता नाम में छुपा हुआ है हरियाणा। हरियाणा जो है वो राज्य का नाम नहीं, हरियाणा जो है वो एक गाय का नाम है। हरियाणा जो है वो एक गाय का नाम है जी। बताइएगा ये जो हरियाणवी जो गाय है हमारी, हरियाणा जो गाय है ये कहां की है, कौन से राज्य की है, नाम में छुपा हुआ है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि हरियाणा गाय है कहां की है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहला ही क्वेश्चन बनेगा इसका उत्पत्ति स्थान से। कहां से बनेगा? उत्पत्ति स्थान से इसका ऑरिजिन प्लेस से ही पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा कि ये जो गाय है हमारी, ये हमारी हरियाणा की है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, पेपर में भी पूछा जाएगा तो आसानी से क्या होगा, हमें बन जाएगा। चलिए ठीक, क्लियर है। तो सर ये हरियाणा की है, हरियाणा की है। बोले यस बिल्कुल सर ठीक है। अब ये हरियाणा में कहा की है, तो आपने नाम सुना होगा रोहतक और हिसार, गुड़गांव, ये हरियाणा के बहुत फेमस जिले हैं। रोहतक, हिसार, गुड़गांव फेमस है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, वहां पर हमें देखने को ये मिल जाती है। चलिए, अब जो हरियाणा गाय है इसका कोई निकनेम वगैरह कुछ है क्या, ऐसा आपको लग रहा हो कि भैया जो हरियाणा गाय है इसको हम लोग कुछ निकनेम से जानते होंगे जी? एनीवन, इसका कोई अन्य नाम यदि हो तो अच्छी बात है भाई, और यदि नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा जी। इसका कोई अदर नेम है हरियाणा गाय का? नील गाय के नाम से जाना जाता है? नहीं, गलत है, नील गाय के नाम से नहीं जाना जाता इसे जी। हरियाणा गाय को बच्चों हिसार, क्योंकि ये हिसार में पाई जाती है, हिसार एक शहर का नाम है तो इसको हिसार के नाम से भी जाना जाता है। ये उसके क्या है, अन्य नाम है, हिसार के नाम से जाना जाता है इसको। इसको हंसी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हंसी के नाम से जाना जाता है। इसे हरियाणा लिखा हुआ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मली, हरियाणवी कहते हैं। हरियाणवी, कौन सी बोले ये? हरियाणवी है।
ये तीन इसके नाम है, हिसार, हंसी और हरियाणवी। किसके तीन नाम है? हरियाणा गाय के तीन नाम है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। अब जो हरियाणवी गाय है इसका रंग कैसा होता है? यदि आपसे इसके बारे में जानकारी पूछी जाए कि भैया इसके रंग के रूप के बारे में बताओ, इसका रंग कैसा होता है? जी, हरियाणा काऊ का रंग कैसा होता है? क्या ये काली होती, क्या ये सफेद होती है, कैसी होती देखने में हरियाणवी गाय? जी, तो आपको दिखाना चाहेंगे स्टूडेंट्स। हरियाणवी गाय यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो कुछ इस तरीके से आपको हरियाणवी गाय नजर आएगी। कुछ इस तरीके से आपको हरियाणवी गाय नजर आएगी। तो ऊपर का भाग हल्का सा क्या है इसका? मटमैला सा है और बाकी वाइट है। गर्दन वाला जो भाग है वो हल्का सा क्या है? मटमैला सा, काला सा है। और पीछे वाला जो बॉडी वाला भाग है वो पूरा। तो ये क्या है? आपकी हरियाणवी का रंग भी आप लोगों ने देख लिया है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये हरियाणा पूछी जाती है। अब हरियाणवी जो है वो पहले पूछी क्यों जाएगी? पहला ही क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कौन सा, कि भैया कौन सी गाय जो है वो डुअल पर्पस है। डुअल पर्पस वाली वैरायटी से ही वेस्ट क्या हो जाते हैं, हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमारा यहीं से उठता है, ठीक है, जिसे हमें तैयार करना है कि भैया कौन सी इसमें जो जो है हमारी डुअल पर्पस है, कौन सी जो है वो आपकी डुअल पर्पस में कैटेगरी में नहीं आएगी। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर देखना पड़ेगा। चलिए अब जरा मैं आप लोगों को, ठीक है, इसमें क्वेश्चन रख के देता हूं, आप उसको पहचान के बताइएगा क्या हो सकता है। चलिए, पशुओं में दो मदकालों की बीच की अवधि कहलाती है। ठीक है, ये आपका हरियाणा दो गाय हो गई है। अब इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं जरा उसको भी यहां पर हम लोग साथ ही साथ में ठीक है, समझते हुए चलते हैं। पेपर में पूछा जाता है पशुओं में पशुओं में दो मदकालों दो मदकालों के बीच के बीच की की अवधि कहलाती है। यह आपसे पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि भैया दो मदकालों के बीच की जो अवधि होगी हमारी वो क्या कही जाएगी। जी, इस तरीके से हमसे पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता। मैं अभी ऑप्शन दे रहा हूं, बिल्कुल आप घबराए ना, ठीक है, मैं आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन दे रहा हूं, उस हिसाब से आप बताइएगा। जी, आप सोच लीजिए पहले क्या होगा। दो मतकाल मतलब क्या हो रहा है? यहां पर दो एस्ट्रस साइकिल की बात हो रही है, उसमें क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जी, सोच लीजिए पहले क्या होगा, किस आंसर के साथ जाना चाह रहे हैं। चलिए, ऑप्शन दे रहे हैं आपको पहले। तो मदकाल मतलब क्या होता है? यदि आपसे किसी ने पूछ लिया कि भैया बताइए मदकाल का मतलब क्या होता है, तो क्या इसे हम लोग, ठीक है, मदकाल को हम लोग क्या कह सकते हैं भैया? जो मदकाल होता है उसे क्या कहा जाएगा? जी, सोचिए थोड़ा सा, क्या होता है मदकाल? उसी पर क्वेश्चन टिका हुआ है। यदि मैं आपको इंग्लिश नाम बता दूं तो आपका आंसर 100% सही आने वाला है। जी, पशु में मदकाल आता है, गाय भैंस में मदकाल, गर्भकाल, ये सब बातें होती हैं। तो वही मदकाल की आपसे यहां पर बात हो रही है। जी, वो मैंने यदि आपको हल्का सा हिंट कर दिया ना तो आपका आंसर आ जाएगा। उसको बताएं आप क्या हो सकता है आपके हिसाब से। चलिए, 21 डेज का होता है। अरे वाह, चलो भैया, एक ने तो बता दिया 21 डेज का होता मदकाल। चलिए ओके, तो मैं आपको अभी इंग्लिश नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, उसको लिखवा देंगे आपको। चलो, इसको ऋतुमय के नाम से जाना जाता है, इसको डाइएस्ट्रस के नाम से जाना जाता है, या इसको यौवन अवस्था के नाम से जाना जाता है, या इसको मद चक्र के नाम से जाना जाता है। जी, इनमें से आप किस आंसर के साथ जाना पसंद करेंगे वो आप जरा थोड़ा सा बता दीजिए, जो भी आपका आंसर है।
ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं आप, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं, पशुओं में दो मध्यकालों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, पशुओं में जो नॉर्मली बात हो रही है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए आपने जो आंसर दिया है वो गलत आंसर दिया गया है। ठीक है, आपके द्वारा जो आंसर दिया गया है वो गलत आंसर दिया गया भैया। चलिए, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा जी, ऑप्शन ए नहीं होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी दे रहे हैं जी, सोच के दीजिएगा, सोच के दीजिए क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो मैं आपको यहां पर बता दूं, आपने जो आंसर दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ऑप्शन नंबर जो सी होगा। ठीक है, क्या सी के साथ जाना चाहेंगे आप लोग? सी के साथ में जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहिए? क्या होगा? जी, तो करेक्ट आंसर क्या है? मद चक्र है। यहां पर साफ साफ लिखा है, दो मद कालों की बीच की दूरी को मद चक्र कहते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका इंग्लिश इसलिए नहीं लिखवाया मैंने कि आपको यदि इंग्लिश शब्द यदि लिखवा दिया जाए ना तो आप इजी तरीके से उसको बता दोगे। बोले यस सर, बिल्कुल बता देंगे हम लोग। अब जो मदकाल है हमारा, ये जो मदकाल होता है जानवरों में, ठीक है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? बोले यस सर, उसको हमें पता भी है, मदकाल जो जानवरों में होता है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स मदकाल का मतलब? मदकाल जो है, मदकाल क्या होता है? यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया मदकाल क्या होता है, तो सर मदकाल का मतलब होता है इनके बीच में आने वाला, ठीक है, कौन सा पीरियड? हीट पीरियड। कौन सा पीरियड? जानवरों में हीट पीरियड जो आता है उसे हम लोग मदकाल कहते हैं। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? हीट पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो बोले जी सर, या जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? गर्मी की अवधि, यह भी कहा जाता है। बोले यस सर, गर्मी की अवधि भी कहा जाता है इसे। एक तरीके से क्या कहा जाता है? गर्मी की अवधि भी कहा जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल पढ़ा हम लोगों ने। तो यही चीज हमसे पेपर में पूछी जाती है कि भैया जो मद चक्र होता है, ठीक है, इसकी जो अवधि होती है, दो मदकालों के बीच की जो अवधि होती है उसे हम लोग मद चक्र कहते हैं, जो कुछ ही समय के लिए आता है, कुछ ही समय के लिए आता है। जैसे महिलाओं में जो पीरियड्स आते हैं वो लगभग, ठीक है, 4 से 5 दिनों के लिए होते हैं, तो वैसे ही जानवरों में भी मदकाल आता है जिस समय में गाय को क्या किया जाता है? गर्भ धारित करवाया जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो वो गर्भधारण का जो समय होता है वो कितने घंटे के लिए होता है? वो जो हीट पीरियड आता है जानवरों में, उसका समय कितना होता है? क्या 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे? क्या होना चाहिए बताइए? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे आप आंसर में? जी, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, गाय में जो मध चक्र होता है आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, हर 21 दिन में आता है। कितने दिन में आता है? हर 21 डेज के बाद में, एवरेज माना गया कि हर 21 डेज के बाद में क्या आता है? उनका हीट साइकिल चलते रहता है, जब तक आपको गाय को क्या नहीं करवाते? गर्भ धारण नहीं करवाते हैं। तो बोले यस सर, इस समय में क्या कैसे पहचान करते हैं कि भैया हीट पीरियड आया है? तो सर पशुओं को भूख नहीं लगेगी, दूध प्रोडक्शन कम हो जाएगा, पशुओं का जो रंभाना है या बोलना है वो चालू हो जाएगा, जोर जोर से चिल्लाने लगती है, गाय बेचैन रहेगी। बोले यस सर, जो उनकी योनी होती है, ठीक है, उनकी योनी से पतले पतले क्या हो जाते हैं? व्हाइट कलर के आपको, ठीक है, पदार्थ निकलता हुआ नजर आएगा। दूसरे पशुओं से वो अलग रहना पसंद करने लगता है, पशु पूंछ हिलाना चालू कर देता है।
बोले यस सर। और उसकी जो जहां पे यूरिन निकलता है, उसका जो उसका पेशाब वाला भाग होता है, वो क्या हो जाता है, उसका उसमें स्वेलिंग सी आने लगती है। और शरीर का जो टेम्परेचर है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। यदि आप बॉडी टेम्परेचर चेक करें तो आप बॉडी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। तो गाय के शरीर का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस होता है, आपसे मैंने, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका हूं, यदि आपको पता है तो बताइए, पेपर में भी लगातार पूछा जा चुका है। गाय के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है डिग्री सेल्सियस में? जो गाय का बॉडी टेम्परेचर है स्टूडेंट्स, वो कितना होता है जी, बताइएगा। तो सर लगभग लगभग देखा जाए तो सर ये लगभग होता है हमारा 38 डिग्री के आसपास में, 38 डिग्री सेल्सियस। और या तो देखा जाए तो स्टूडेंट्स 101 फ़ारेनहाइट के आसपास में। फ़ारेनहाइट में ये डिग्री सेल्सियस में लगभग 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है। बोलिए सर। यदि गाय रंभाना चालू कर दे, गाय क्या होने लगे, बेचैन नजर आए, तो उसका बॉडी टेम्परेचर चेक कर लो। एक काम करो आप लोग, दूसरा काम क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया, सारी पहचान पूछी जाती है कि मध चक्र की जो है प्रारंभिक अवस्था में क्या होगा, तो भूख कम लगेगी, उत्पादन कम देगा, दूध कम कर देगी, पशु रंभाना या बोलना चालू कर देगा, पशु बेचैन रहेगा आप लोगों का, उसकी जो योनि है उसमें से एक वाइट वाइट कलर का एक क्या होता है, रक्त निकलने लगता है। दूसरे पशुओं से क्या होता है, अलग रहता है। पशु क्या करता है, पूंछ उठाना चालू कर देता है। और उसकी जो पेशाब वाला भाग है, यूरिन वाला भाग है, वहां से क्या होने लगता है, स्वेलिंग आना चालू हो जाती है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया जो मध चक्र की जो मध्य अवस्था है, कि जब पशु में मध्य चक्र क्या हो जाएगा, बहुत जोर शोर से आ जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या समझ में आएगा, तो सर दूध में बहुत ज्यादा कमी, पीठ में आपको टेढ़ापन नजर आएगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। और क्या हो सकता है, तो एक पशु जो है वो दूसरे पशु के ऊपर चढ़ने लगता है। यदि आपने कभी में रास्ते वगैरह में देखा होगा, सड़कों पर यदि जो क्या होते हैं, नॉर्मली जो जानवर घूमते फिरते नजर आ जाते हैं आपसे, तो वो एक पशु दूसरे पशु के ऊपर क्या करने लगता है, चढ़ने लगता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। और अंतिम अवस्था क्या होगी सर, पशु जो है वो भूख जो है नॉर्मल हो जाएगी, दूध में कमी नहीं रहेगी, नॉर्मल दूध देगी, पशु रमहाना भी कम कर देगा। बोले यस सर। तो धीरे धीरे उसमें गिरावट आने लगती है। तो ये पहचान भी हमसे पेपर में पूछी जाती है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। गर्भधारण करने का सही समय क्या होगा, इसका तो मध चक्र हो गया आप लोगों का, हीट पीरियड करेक्ट आंसर है बच्चों, इसका क्या है, हीट पीरियड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब यदि स्टूडेंट्स जो हीट पीरियड की हमने आपसे बात किया, हम यदि आपसे बात करें कि ये जो गर्भधारण हमें करवाना है, यदि जानवरों का क्या करवाना, हमें गर्भधारण करवाना है, गर्भधान करवाना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यदि हमें इसका गर्भधान यदि करवाना है, तो इसका गर्भधान जो है वो कितने घंटे में करवाना चाहिए जी। गर्भधान यदि हमें करवाना है तो जो गर्भधान होगा स्टूडेंट्स हमारा, वो गर्भधान जो है वो कितने घंटों में करवा लेना चाहिए, हमें बताओ जी। पेपर में हमसे पूछा जाता है। जी बताइए, क्या हो सकता है आपके हिसाब से करेक्ट आंसर, कब करवाना चाहिए, 18 घंटे में, 12 घंटे में, 34 घंटे में जी। और कोई अपना आंसर देना चाहे तो चलिए। तो स्टूडेंट्स गर्भाधान मतलब जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन के नाम से जानते हैं। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, इसे इंसेमिनेशन के नाम से जाना जाता है। इंसेमिनेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं सर, जानवरों को गर्भधारण करवाते हैं। तो गर्भधारण कब करवाना चाहिए, बोले सर जैसे ही हीट पीरियड आता है, जो हीट पीरियड होता है, ठीक है, जो हमारा हीट पीरियड होता है, मध चक्र जो होता है, तो मध चक्र जो होता है स्टूडेंट्स आप लोगों का, वो चालू हो जाता है स्टूडेंट्स आप लोगों का, क्या मतलब 1 घंटे से जो चालू होगा तो कब तक चलेगा आपका, लगभग लगभग सर वो 24 घंटे या 48 घंटे तक चलता है, 2 दिन तक चलता है, तो 48 घंटे तक हम लोग ले सकते हैं। 1 घंटे से चालू होगा, 48 घंटे तक चलेगा। तो मधचक्र का जो सही समय माना जाता है, वो माना जाता है 12 घंटे से 18 घंटे। अलग अलग साइंटिस्टों का अलग अलग मत है, लेकिन जो 18 घंटे के आसपास का डाटा है वो सही है, कि भैया आप जो 18 घंटे हैं आप इसको पकड़ के चलो, 18 घंटे के आसपास के समय में क्या कर लेंगे,
जैसे जानवरों ने चिल्लाना चालू किया तो आप देख लो कि भैया कब से चिल्लाना चालू कर रहा है, उसके 18 घंटे के आसपास है। और ज्यादा ही जोर जोर से चिल्ला रहा है, मतलब समझ जाना कि लगभग 18 घंटे हो चुके हैं, मतलब एक पहर बीत चुका है, दूसरे पहर में आप क्या कर सकते हो, गर्भ धारण करवा सकते हैं। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब गर्भ ना ठहरने पर, यदि गर्भ धारण नहीं ठहरा है तो दोबारा जो है वो हीट पीरियड कब आएगा, तो सर वो हीट पीरियड आ जाता है 21 दिन में। नॉर्मली 21 दिन कहा जाता है गाय और भैंस दोनों के लिए। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। अब मान के चलिए कोई जानवर जो है वो आज उसने क्या किया, एक बछड़े को जन्म दिया है, आज ही दिया उसने एक बछड़े को जन्म। तो ब्यात के बाद, ब्यात के बाद यदि हम बात करें तो पहली बार जो है वो हीट पीरियड जो है वो कब आएगा। आज किसी जानवर ने एक बछड़े को जन्म दिया है, तो अब उसका जो हीट पीरियड है वो कब आएगा। ऐसे ही महिलाओं में भी होता है, महिलाओं में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। किसी बच्चा देने के बाद में जो है वो, ठीक है, पीरियड्स जो है वो थोड़ा सा लंबे समय तक चले जाते हैं। कितना जाएगा, लगभग 2 से 3 महीने जी। और कोई जी, सेम प्रोसेस यही महिलाओं में भी होती है, क्या होगा जी। जी क्या होगा, 4 माह, जी 4 माह बोला जा रहा भाई, 4 माह होगा क्या जी। और कोई, 3 माह, जी। तो स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में, यदि नॉर्मली दिए क्वेश्चन यदि पेपर में पूछ लिया जाए भाई, तो सिंपल तरीके से यदि आप इसको लिखना चाहें तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, लगभग 2 माह। लगभग कितने माह, सर लगभग यदि हम पकड़ के चले इसको तो 2 माह तक हम लोग ले सकते हैं कि जो ब्याज के बाद में कितने, सर लगभग 60 दिन, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं 2 मंथ्स। 2 मंथ्स, 2 महीने तक जो है वो उन्हें क्या नहीं होता स्टूडेंट्स, हीट पीरियड आपको दिखाई नहीं देंगे। गाय किसी प्रकार से क्या होगी, ठीक है, आपको हीट पीरियड में नजर नहीं आने वाली है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, उसका हीट पीरियड हमें नजर नहीं आएगा। तो वैसे ही इन महिलाओं में भी होता है भाई, किसी बच्चे को जन्म देने के बाद में काफी दिनों तक क्या होता है, ब्यात आपको नजर नहीं आएगा, मतलब ये पीरियड्स वाली प्रॉब्लम नजर नहीं आती कुछ दिनों तक। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो आफ्टर काल्विंग, ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, आफ्टर काल्विंग। बोले यस सर। तो पहली ब्यात हो गई, दूसरी ब्यात हो गई। एक ब्यात से दूसरी ब्यात के बीच का जो अंतर होता है वो कितने दिनों का होता है बच्चों। मान चलो आज किसी ने बछड़े को जन्म दिया, तो फिर जब वो दूसरी बार बछड़े को जन्म देगी तो लगभग इसके बीच में कितना समय निकल जाता है। यह भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है जी। एक ब्यात से दूसरी ब्यात के बीच का जो समय है वो कितना रहेगा, लगभग लगभग, चलो 1 साल कहा जा रहा है जी। और कोई, देखो भाई, गर्भकाल यदि आपसे मैं बात करूं कि भी जो गर्भकाल होता है, ठीक है, गैस्टेशन पीरियड जो होता है इनका, गर्भकाल की यदि हम बात करें, देखो गर्भकाल जो होता है हमारा, गैस्टेशन पीरियड जो होता है, गर्भकाल वो 280 दिनों का होता है गाय का। गाय अपने बछड़े को पेट में कितने दिन तक रखती है, 280 दिनों तक पेट में रखती है। और जो भैंस है वो बछड़े को कितने दिन तक रखती है पेट में, 308 दिन तक क्या रखती है, बफेलो जो है वो पेट में रखती है। ये बफेलो का हो गया और ये हो गया काऊ का। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो देखिए 280 दिन तो पेट में रखेगी, हीट में आती कितने दिन बाद में, 60 दिन बाद में, और फिर उसके 21 दिन बाद आप लोग इसको करते, तो लगभग कितना समय निकल जा रहा है, जरा कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके देख लो जी। बहुत बढ़िया जी।
लगभग लगभग कितना, 1 साल से ज्यादा का समय हो जाता है क्या? अरे भैया जैसे मान चलो आज बछड़ा तो इतने दिन तक पेट में रहता है, ठीक है, पेट में रहेगा वो इतने दिनों तक। बोले यस सर। 60 दिन बाद में वो हीट में आएगी। अरे दूध तो खाओगे, कुछ दिन नहीं खाना है दूध, डायरेक्ट कैसे कर देंगे उसको, गर्भ धारण कैसे करवा देंगे? गर्भ धारण करवा देते हैं तो 2 महीने बाद में दूध कम हो जाएगा। तो आप तो भैया डेयरी चला रहे हो ना, तो दूध एकदम से कम करवा लोगे क्या? बोले सर नहीं, कुछ समय हम छोड़ेंगे, कुछ समय हम लोग छोड़ेंगे। तो लगभग लगभग 12 माह से 14 माह का आंसर हो सकता है क्या इसका? 12 माह से 14 माह का आंसर मतलब 12 मंथ से लेकर जो 14 मंथ के बीच का जो समय है, क्या ये हो सकता है 12 मंथ टू 14 मंथ? बोले यस सर, बिल्कुल हो सकता है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन ये पेपर में पूछा जा चुका है, साइंटिफिक क्वेश्चन है कि पशुओं में जो मध्य चक्र है वो ऋतुओं पर प्रभाव डालता है क्या? क्या पशुओं का मध्य चक्र जो है वो ऋतुओं पर, ऋतुओं के अकॉर्डिंग प्रभाव डालता है क्या? सीजनल, सीजन का, क्या सीजन का इफेक्ट होता है उनके इंसेमिनेशन पर और उनके हीट पीरियड पर? मतलब बारिश में कम गर्भधारण होता है कि, ठीक है, गर्मी में ज्यादा गर्भधारण होता है, ठंडी में कम गर्भधारण होता है? ऐसा माना जाता है कि इंसानों में भी ऐसा ही होता है। जो बच्चा ठहरने की प्रोसेस होती है जानवरों में, तो बच्चा ठहरने की प्रोसेस जो है वो मौसम पर भी डिपेंड करती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, देखा गया है ऐसा, ऐसा देखा गया है कि जो गर्भधारण है हमारा, जो काल्विंग का जो क्या है, ठीक है, प्रोसेस रहेगा हमारा, गर्भधारण करवाने की जो प्रोसेस रहेगी हमारी, वो सीजन पर डिपेंड करती है। तो बोले यस सर। सबसे ज्यादा किस मौसम में होती है, मतलब किस समय में होती है? बताइएगा जरा, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। क्या जो समय है वो है जून जुलाई, जून जुलाई में ज्यादा प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव होती है जानवरों में, या जो प्रेगनेंसी है हमारी वो जाएगी फ्रेंड्स अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर के समय में ज्यादा प्रेगनेंसी कंसीव होती है कि जानवरों में, या स्टूडेंट्स ये हमारा जाएगा, ठीक है, फरवरी और मार्च में, या जनवरी फरवरी बोल सकते हैं इसको हम लोग, जनवरी और फरवरी। किसके साथ जाना पसंद करेंगे आप? सबसे ज्यादा जो कंसीव होती है गर्मी, हीट पीरियड, जो हीट पीरियड सबसे ज्यादा जानवरों को आता है, वो हीट पीरियड कब आता है जी? बताइएगा। पशुओं में सबसे ज्यादा गर्मी जो है वो किस माह में देखने को मिलती है? कौन सी वाली गर्मी? गर्भ धारण करवाने वाली सबसे ज्यादा देखी जाती है फ्रेंड्स जून जुलाई में। सबसे ज्यादा कब देखी जाती है? जून जुलाई में सबसे ज्यादा देखी जाती है। बोलिए यस सर। 11.1%, 11.1% जो है वो देखा जाता है कब? जून के महीने में। बोलिए यस सर, जून जुलाई वाले महीने में। अक्टूबर नवंबर में जो स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में ये कम हो जाती है, 6.7% के आसपास में ही होती है। फिर बाकी समय में जो है वो नॉर्मल ही चलती है। सबसे ज्यादा जो होती है वो जून जुलाई में होती है, अक्टूबर नवंबर में क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। ये भी हमारे पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, जो काफी पुराना डाटा है। सन 2000 में एक रिसर्च की गई थी साइंटिस्टों के द्वारा, तो सन 2000 का ये डाटा है जिसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसा माना गया है। चलिए ये भी आप याद रखिएगा। अब इसके बाद में और दूसरे क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग हमारी देवनी गाय के बारे में। जो हम जानकारी अब आपको दे रहे हैं, तीसरे नंबर की गाय है हमारी देवनी। देवनी जो गाय है स्टूडेंट्स, देवनी गाय जो है वो कहां की है, किस राज्य में आपको देखने को मिलेगी? बताइएगा, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए
कि देवनी गाय जो है वो कहाँ की है। जी, आंध्र प्रदेश की है। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया। देवनी गाय के बारे में आप जो डाटा दे रहे हैं कि ये आंध्र प्रदेश की है, बिल्कुल गलत आंसर है, कहीं से कहीं तक सही आंसर नहीं है। जी बताइए फ्रेंड्स, देवनी गाय जो है हमारी। तो सर देवनी जो है वो आप लोगों की महाराष्ट्र की है। देवनी कहाँ की बच्चों, याद रखिएगा, पेपर में हमसे पूछा जाता है। देवनी जो है इसका उत्पत्ति स्थान जो है वो कहां पर है, इसका जो ओरिजिन प्लेस है, इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो कहां का है, कहां का है सर, महाराष्ट्र का है। याद रखिएगा, पेपर में यदि पूछा जाए तो आप लोगों से बनना चाहिए। महाराष्ट्र इसका क्या है, उत्पत्ति स्थान है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। देखने में कैसी दिखाई देगी देवनी, यदि आपको देखना है तो देवनी कैसी दिखाई देती है स्टूडेंट्स, रंग में? क्या ये सफेद होती है, काली होती है, या चितकबरी होती है? कैसी दिखाई देगी आपको यदि देवनी गाय के बारे में यदि आपसे जानकारी ली जाए तो देवनी कैसी दिखाई देगी आपसे? जी, पेपर में कई बार पूछा जा चुका देवनी के बारे में। एनीवन, कोई बताना चाहे देवनी के बारे में तो? चलिए, तो स्टूडेंट्स देवनी जो है वो काफी ज्यादा आपको, ठीक है, चितकबरी जैसी नजर आएगी, हल्के से उसके शरीर में आपको धब्बे नजर आएंगे। चलिए उसको आपको दिखा देते हैं एक बार। तो स्टूडेंट्स ये है आपकी देवनी, ये आपकी क्या है, देवनी गाय है, जो क्या है, चितकबरी सी है, व्हाइट और ब्लैक के साथ में कॉम्बिनेशन में, जिसमें चितकबरे क्या है आपको धब्बे नजर आ जाएंगे। बोलिए यस सर। उत्पत्ति स्थान इसका याद रखिएगा, उत्पत्ति स्थान जो है इसका महाराष्ट्र है। उत्पत्ति स्थान कहां है इसका, महाराष्ट्र है। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, मालवी, नाम में छुपा हुआ है मालवी। मालवी कहां की लग रही है आप लोगों को, यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए भैया मालवी, मालवी कहां की होगी आप लोगों के हिसाब से, क्या लग रहा है आपको? तो फ्रेंड्स मालवी जो है वो है मालवा वाले भाग की, और मालवा वाला जो भाग है वो कहां पर आता है, एमपी में आता है। मालवा वाला जो भाग है वो कहां पर आता है, एमपी में आता है। तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो कहां पर है, वो सर एमपी, एमपी में ग्वालियर। मध्य प्रदेश में कौन सा, ग्वालियर वाला जो भाग है वहां पर मालवी की उत्पत्ति मानी जाती है। निम्न में से किस गाय की उत्पत्ति मध्य प्रदेश में होती है, निम्न में से कौन सी गाय राजस्थान में पाई जाती है, निम्न में से कौन सी गाय छत्तीसगढ़ में पाई जाती है? ऐसे क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। या कौन सी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है? तो जहां की भी जो होगी वो आपको यहां पर अभी देखने को धीरे धीरे मिल जाएगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से ये हो गया मालवी के बारे में, इनकी कोई खास बात नहीं है, इसलिए इनका ज्यादा पेपर में कुछ नहीं पूछा जाता है। चलिए मेवाती, पता होना चाहिए कि कौन सी गाय कहां की है, और ये है डुअल पर्पस, द्विकाजी है, दूध भी और इनके बछड़े खेती योग्य भी आपको नजर आएंगे। चलिए मेवाती, मेवाती कहां की होगी, मेवाती राजस्थान कहा जा रहा है। जी बहुत सुंदर आंसर दिया गया आप लोगों के द्वारा, जी बहुत बढ़िया। चलिए राजस्थान का नाम लगाया आप लोगों ने, जो करेक्ट है बिल्कुल। तो इसका जो ओरिजिन प्लेस होगा स्टूडेंट्स, ओरिजिन प्लेस जो होगा इसका क्या होगा आपका, राजस्थान होगा। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहां पर है, राजस्थान इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है मेवाती का। तो ये जितनी गाय हमने बताया है स्टूडेंट्स, ये आपकी डुअल पर्पस है। पांचों की पांचों गाय के बारे में पेपर में कई बार पूछा गया है। इसको कोसी के नाम से भी जाना जाता है, मेवाती को क्या कहते हैं, एक कोसी के नाम से भी जानते हैं, कोसी, याद रखिएगा। बोलिए सर, कोसी के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए
बन जाएगा आप लोगों से, कोसी यदि नाम आया तो बनेगा। चलो अब एक क्वेश्चन मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, ठीक है, बना के रखा हूं कि जो आपसे जरूर चर्चा की जाएगी। यदि पेपर में आया है तो आप लोगों के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी और से बने। इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि आया, ठीक है, तो सोच विचार में आप जरूर पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मध चक्र की प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, ठीक है, मध चक्र की प्रारंभिक अवस्था, यह आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भी ये जो मध चक्र होगा उसकी प्रारंभिक अवस्था क्या होगी, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बनता है मध चक्र की अंतिम अवस्था। जी, ये दो क्वेश्चन हमसे पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। मध चक्र की प्रारंभिक अवस्था क्या होती है और जो मध चक्र होता है इसकी अंतिम अवस्था क्या होती, लगातार पेपर में, ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है। जी, यदि आप लोगों को पता हो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ हीट पीरियड, ठीक है, हीट पीरियड की पहली जो अवस्था होती है शुरुआत में, जैसे महिलाओं को भी क्या आता है, पीरियड्स आते हैं, तो पीरियड्स की जो पहली अवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है, पीरियड्स की जो पहली अवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, मध चक्र की अंतिम अवस्था, अंतिम अवस्था मतलब, ठीक है, लास्ट स्टेज ऑफ हीट पीरियड। जी, दोनों क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछे जा चुके हैं हमसे। मध चक्र की अंतिम अवस्था और मध चक्र की जो है प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है। जी, यदि आप लोगों को पता हो तो आप जरूर इनके आंसर दे सकते हैं। यदि आप लोगों से पेपर में यदि क्वेश्चन दिया जाए तो जी क्या आंसर देना चाहेंगे आप। लास्ट स्टेज ऑफ हीट पीरियड, ठीक है, वो भी किसमें, गाय में, भैंस में। जी बताइए स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है आप लोगों के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर। एस्ट्रस साइकिल भी इसे कहा जाता है। मध चक्र हम लोग क्या कहते हैं इसे, हम लोग चाहें तो आप हीट पीरियड लिखें, या तो इसके लिए एक और सुटेबल जो बनता है वो बन जाता है हमारा कौन सा सर, इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल भी इसे कहा जाता है मध चक्र को। जी क्या कहेंगे आप, इसका क्या आंसर देना चाहेंगे। मध चक्र की, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ एस्ट्रस साइकिल, लास्ट स्टेज ऑफ एस्ट्रस साइकिल क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, लास्ट स्टेज जो है आप लोगों की, शायद सभी लोगों ने पढ़ा होगा, डायस्ट्रस के नाम से जाना जाता है। डायस्ट्रस जो होती है स्टूडेंट्स आप लोगों की, ये क्या होती है आप लोगों की, लास्ट एज होती है हीट, ठीक है, साइकिल का जो माना जाता है आप लोगों का। तो अब ये क्या चीज है भैया, इसे क्या कहा जाएगा, कब होती होगी ये, किस समय आती होगी ये अवस्था। 21 दिनों का जो समय होता है तो वो यही समय माना जाता, तो इसमें कौन से समय में आती होगी ये अवस्था। गाय के एस्ट्रस या गर्मी आने से ठीक पहले क्या होता है, पहली अवस्था जो होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रोएस्टस। 1 से 3 दिन तक जो रहता है उसे प्रोएस्टस के नाम से जाना जाता है। गाय में एस्ट्रस या गर्मी आने की जो पहली अवस्था होती है, तो प्रारंभिक वाली अवस्था को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रोएस्ट्रस। याद रखिएगा बेटा, ठीक है, कभी नहीं पढ़ते आप लोग, स्कूल में टीचर छुड़वा देते हैं, घर में पढ़ लेना बोले। प्रोएस्ट्रस ये तो पता ही नहीं होता उन लोगों को। प्रोएस्ट्रस इसे क्या कहा जाता है, मध चक्र की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसे प्रोएस्ट्रस कहा जाता है। मध चक्र की जो लास्ट अवस्था होती है उसे कहा जाता है हमारा डायस्ट्रस। क्या कहा जाता है, डायस्ट्रस के नाम से जाना जाता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स शुरुआती जो क्या होते हैं 3-4 दिन होते हैं, ठीक है, शुरुआती जो 1 से लेकर 3 तक दिन होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। फिर जो लास्ट वाले जो दिन होते हैं आप लोगों के, जैसे 12 से लेकर 15 दिन तक का जो लास्ट का समय होता है आप लोगों का, वो दिन आपके क्या जाते हैं, डायस्ट्रस में जाते हैं। और मिडिल एस्ट्रस जो है आप लोगों का, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं मेटास्ट्रस, ठीक है, मेटास्ट्रस के नाम से जानते हैं भैया, ये आपका बीच का समय हो गया। ये कौन सा समय हो गया आपका, बीच का समय हो गया। तो मैंने आपको ये तीनों बता दिया,
3 तरीके से क्या किया गया है, इनके 21 दिनों को बांटा गया है। जानवरों में जो हर 21 दिन के बाद में जो हीट पीरियड आता है उसे 3 तरीकों से बांटा गया है। इंसानों में भी, महिलाओं में भी इसी तरीके से 3 ठीक है तरीके से बांटा गया, प्रोएस्ट्रस, मेटेस्ट्रस और डायस्ट्रस। तो तीनों को आप लोग याद रखिएगा। पेपर में यदि यहां से क्वेश्चन यदि आया तो बनना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। मैंने आपको इसलिए पूरा बिल्कुल बेसिक से सिखाया कि आपको कहीं भी गलती ना हो। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी के भी मन में यदि कोई डाउट यदि हो, जो आज के टॉपिक आपको बताया गया इसमें यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, और नहीं पूछना तो आज की क्लास को स्टूडेंट्स यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।